Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to explain you a very important topic that is clause. क्लॉज होती क्या है और क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। आपको ये पता है कि किसी भी वर्ड को बनाने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, उनसे वर्ड बनाते हैं। जैसे DAY डे बन गया, NIGHT नाइट बन गया, PEN पेन बन गया। तो ये एक वर्ड बनते हैं। वर्ड को जोड़ के हम फ्रेज़ बनाते हैं। फ्रेज़ होते हैं 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। अब उन्हीं फ्रेज़ में जब हम वर्ब डाल देते हैं, जब हम रू डाल देते हैं, मैंने आपको वर्ड के चैप्टर में बताया था कि वर्ब इज़ जस्ट लाइक अ स्पिरिट है, रूह है, सोल है किसी सेंटेंस की। जिस तरह मोबाइल के अंदर सिम होती है, सिम अलग करेंगे तो सिम भी बेकार है, मोबाइल भी बेकार है, क्योंकि सिम ने किसको चलाना है, मोबाइल को। इंसान के अंदर रूह है, रूह निकाल दी जाए तो जस्ट एक नाउन रह जाता है पीछे, एक बॉडी रह जाती है पीछे। एक सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है। वर्ब ने करना क्या होता है, वर्ब किसी नाउन को एक्शन देता है। एक आदमी है, मैं उसे कहता हूँ जाओ, जाना एक्शन है। वो आदमी होगा तो जाएगा ना, अगर आदमी नहीं होगा क्या चीज़ जाएगी। इसका मतलब है वर्ब ने जिसको एक्शन देना है उसको भी चाहिए, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो ऐसा एक सेंटेंस, ऐसी क्लॉज या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो। और भी होगा, और उसके अंदर एडवर्बल फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, नोन फ्रेज हो सकती है, प्रपोजिशन हो सकती है, कंजंक्शन हो सकता है। लेकिन दो चीज़ें मस्ट हैं, वो क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट, काम करने वाला और जो उसने करना है वो। मैं कहता हूँ पीटर ने सांप मारा, भी पीटर और सांप दोनों होंगे तो मारने का अमल होगा ना, किल वर्ब है यहाँ, तो एक्शन तब होगा जब सांप भी होगा, पीटर भी होगा। अब इसी तरह एक्शन करने वाला हो और एक्शन वर्ब दैट इज कॉल्ड वर्ब, वो होना चाहिए। दो होंगे तो एक्शन होगा। तो क्लॉज की डेफिनेशन ही ये है कि सच ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे ये चीज़ें तो सेंटेंस में भी होती हैं, यानी सेंटेंस और क्लॉज एक ही चीज़ है, फिर यहाँ तक एक ही चीज़ है। देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, बल्कि मैंने लिखा है सेंटेंस, देखें, आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, ये एक सेंटेंस है बस। आई एट एप्पल्स, मैंने एप्पल खा लिए, दूसरा सेंटेंस है। ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, ये अलग काम कर रहा है, इनके आखिर पे फुल स्टॉप आ रहा है, और आपको पता है जब फुल स्टॉप लग जाए वो सेंटेंस होता है। ये दूसरा सेंटेंस है, आई एट एप्पल्स, मैंने सेब खाए, ये दूसरा सेंटेंस है। मैं चाहता हूँ दोनों सेंटेंस को एक कर दूँ, मर्ज कर दूँ, मिला दूँ आपस में। जब मिलाऊंगा तो इसके दो तरीके हैं। एक तो जब मिलाऊंगा तो एक तो ये मुझे साथ कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो नोन को आप नहीं मिला सकते, दो वर्ब को नहीं आप मिला सकते जब तक कंजंक्शन ना लगेगा। और कंजंक्शन होते हैं दो तरह के, एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो दो एक जैसी चीज़ों को मिलाते हैं, इधर भी एक सेंटेंस कंप्लीट है, उधर भी एक सेंटेंस कंप्लीट है, दोनों को मिलाएंगे। जब दोनों को मिलाएंगे, एक बात याद रखें, जब दोनों मिलेंगे तो दोनों सेंटेंस नहीं रहेंगे, फिर ये क्लॉज बन जाएंगे, दोनों क्लॉज बन जाएंगे, इसलिए कि फुल स्टॉप एंड पे चला जाएगा दोनों के। मैं इसको मिलाया, यहाँ देखें मैंने मिलाया है, आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, आई एट एप्पल, मैंने एप्पल खा लिए। यहाँ मैंने इनको मिलाया है, आई वॉज हंग्री सो आई एट एप्पल, लिहाजा मैंने एप्पल खा लिए, सो के साथ मैंने मिलाया। सो यहाँ क्या है, कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब एक तो हो गया, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दो एक जैसी चीज़ों को मिलाते हैं। दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूँ, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, इफ़ यू कम टू मी, यहाँ इफ़ लगा है बेटे। इफ़ जब लगता है, इसका मतलब अगर मैं इफ़ वाला सेंटेंस बोल के छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ यू कम टू मी, आगे कुछ नहीं बोलता, इस सेंटेंस की ये रिक्वायरमेंट है कि इसको आगे हेल्प की जाए। अगर आओगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये बात पूरी नहीं हुई, अभी ये पूछ रहा है मुझसे, अगर मैं आऊँगा, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम आओगे तो होगा क्या, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये जो इफ़ वाला सेंटेंस है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किसी पे। ये जब तक अगला सेंटेंस नहीं होगा इसकी बात पूरी नहीं होगी।
तो इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। इफ़ वाले को सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यहाँ देखें, यहाँ आई वाज हंग्री, मुझे भूख लगी थी, मैंने एप्पल खा लिए, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग अपना अपना वजन है, अपना अपना वेट उठाया हुआ हर एक ने। मैं इसको सिंपली तरीके से आपको बता देता हूँ। एक बाप जा रहा है, पैदल चल रहा है, उसके साथ उसका बेटा है। वो बेटा वो है जो चल सकता है, जिसकी टांगें हैं, जो 8-10 साल का है, 20 साल का, चल सकता है। वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना चल रहा है, वो अपना चल रहा है। अब वो अगर बाप चाहे कि अपने बेटे को उठा के मैं अपने कंधों पे बिठा लूँगा, तो बाप उठा सकता है, लेकिन जो ही बाप उसको उठा के अपने कंधों पे बिठाएगा, फिर ये 2 सेंटेंस नहीं रहेंगे, एक सेंटेंस बन जाएगा और वो बाप वाला बनेगा। क्योंकि बाप इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, बाप इसमें प्रिंसिपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो उसने उठाया है दूसरे को, जिसने उठाया है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, या इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो। अब वही बाप अगर उसके साथ एक ऐसा बच्चा है जो चल नहीं सकता, 3-4 महीने का, 6 महीने का, ये साल से छोटा छोटा जो चल नहीं सकता, अगर बाप उसको उठाता है, वो बच्चा जो है वो बाप के बगैर चल ही नहीं सकता, तो बाप यहाँ फिर इंडिपेंडेंट है, बाप यहाँ फिर बड़ा है, बाप यहाँ फिर प्रिंसिपल क्लॉज है। जिसको उठाया है वो डिपेंडेंट है, बेचारा डिपेंडेंट होता है जो इंसार करे किसी पे, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज कह लें आप उसको। लेकिन बाप जो है वो छोटे बच्चे को उठाए या बड़े को उठाए, दोनों को उठाने के लिए उसे कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। कंजंक्शन यूँ समझिए, बाप ने कोई बच्चा उठाने के लिए कोई जल्ली बनाई होगी, बच्चा उठाने के लिए कोई सेक बनाई होगी, थैली बनाई होगी, उसमें बच्चा डालेगा, तो उसको कंजंक्शन कह लें आप। तो कंजंक्शन 2 तरह के मैंने आपको कहा है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इतनी बात समझने के बाद अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, चूँकि पहले आपको टॉपिक समझ ही नहीं आना था है क्या। अब मैंने उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। क्लॉज 2 तरह की होती है, देखें क्लॉज 2 तरह की, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह की होती है, वो क्या है, नॉन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्बल क्लॉज है। अब ये 3 ये और एक 4, चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है कि क्लॉज क्या होती है। 2 सेंटेंस को जब मिलाते हैं तो दोनों सेंटेंस खत्म होकर एक नया सेंटेंस बन जाता है, और अंदर जो 2 जोड़े हैं वो दोनों क्लॉज बन जाती हैं। उन क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगता है, जो कंजंक्शन लगता है वही क्लॉज बनती है। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया है तो वो जो क्लॉज बनी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया तो जो क्लॉज बनेगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। हम पहले देखते हैं क्लॉज की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्लॉज क्या, अ क्लॉज कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैं आपको बता चुका हूँ, एक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और भी कुछ होता है, लेकिन ये 2 मस्ट हैं। क्लॉज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह की होती हैं जो मैंने बताया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब दोनों को अलग अलग मैं कर रहा हूँ, मैंने डिवीजन कर ली है ये लाइन से, इधर मैं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट क्लॉज, इधर मैं कर रहा हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट क्लॉज की। कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी होती, जैसे मैंने कहा था, बाप ने बड़ा बच्चा उठा लिया जो इंडिपेंडेंट था, उसको उठाने के लिए जो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा वो ये है, या तो वो लगाएगा फॉर, FOR, या लगाएगा एंड, AND एंड, या लगाएगा नॉर, NOR नॉर, या लगाएगा BUT बट, या लगाएगा और, या लगाएगा येट, या लगाएगा सो। ये 7 जो कंजंक्शन हैं, इनको मैंने पहला जो लेटर ले लिया, F ले लिया, A ले लिया, N ले लिया, B ले लिया, O ले लिया, Y ले लिया, सो ले लिया, ये बन गया फैन बॉय। अगर आपको याद रखना आसान होता है फैन बॉय, जब फैन बॉय बोलोगे आप फ़ौरन समझोगे F जो फॉर के लिए, A एंड के लिए, N नॉर के लिए। ये कह लें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऐसी माहिरीन ने बताया है जो बता रहे हैं मीडिया पे, मैंने भी आपको वही फार्मूला बता दिया याद करने का। अब ये जहाँ लगेंगे ना, ये जहाँ लगेंगे समझो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या, उसकी भी डेफिनेशन है, देखें, दे आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कंजंक्शनों के साथ उसको जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की डेफिनेशन ये है, बोथ द क्लॉजेज आर इक्वल हैं। ये इक्वल मैंने कहा ना, इधर जो है वही इधर होगा, इक्वल का मतलब ये होता है। और इसमें इफ़ वाला चक्कर नहीं होगा, क्योंकि जब इफ़ कह देंगे ना तो फिर वो शक में पड़ जाएगी बात, तो कहेंगे जब तुम मेरे पास आओगे या जब तुम स्कूल जाओगे तो फिर क्या करूँगा मैं। जब ने शक डाल दिया है कि जब मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, शक वाला इधर है, उधर हम नहीं जा रहे।
अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी का मोहताज नहीं है, दोनों अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। जो मर्जी के मालिक हैं उसी चीज़ का नाम इंडिपेंडेंट है, उसी चीज़ का नाम कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखते हैं उसका पहला सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि आई वॉज हंग्री, सो मैंने सो के साथ दो जोड़े हैं। अब देखें ये अलग था, ये अलग था, जोड़ के क्या बन गया एक, और ये दोनों क्लॉज बन गई हैं। इस सो के साथ दो क्लॉज मैंने जोड़ी हैं। क्या क्या? एक का नाम है आई वॉज हंग्री, दूसरी क्लॉज है आई एट एप्पल्स। दोनों क्लॉज और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, किसी का कोई मोहताज नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मदर्स वर गॉसिपिंग, माएँ गप्पे लगा रही थी, एंड और चिल्ड्रन वर यूजिंग मोबाइल्स, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। अगर मैं इसमें से एंड को हटा देता हूँ, एंड कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, शाबाश। अगर मैं एंड को हटा देता हूँ तो मदर्स वर गॉसिपिंग अलग सेंटेंस है, फुल स्टॉप आ जाएगा। और दूसरा सेंटेंस है चिल्ड्रन वर यूजिंग मोबाइल, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे थे, ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों को मिलाने के लिए मुझे कंजंक्शन लगाना पड़ा। कंजंक्शन मैंने लगाया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो ही लगाया आप फ़ौरन समझ जाएं कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये भी इंडिपेंडेंट है, अलग यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शन कौन सा लगा आपने ये देखना है। कंजंक्शन ये लगा है, कंजंक्शन से ही पता चलना है आपको कंजंक्शन इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, यानी सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट सेंटेंस ये है, ही वॉज सिक, वो बीमार था, येट फिर भी, ही केम टू अटेंड द फ्यूनरल, फिर भी वो जनाजे में आ गया। बीमार था, अब इसको येट के साथ जोड़ा मैंने। येट क्या है? कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ येट को, तो क्या बनेगा? वो ये बनेगा, ही वॉज सिक, अलग सेंटेंस पूरा हो गया, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दूसरा, ही केम टू अटेंड द फ्यूनरल, वो जनाजा अटेंड करने आया, ये दूसरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा दें, दो सेंटेंस कंप्लीट हैं, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं, दोनों जो एक किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला कि मैंने येट के साथ जोड़ा हुआ है। जब येट के साथ जोड़े, आपको पता है येट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और येट के साथ जुड़ेगा तो वो इंडिपेंडेंट ही होगा, लाजमी बात है, इंडिपेंडेंट ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, द टीचर वॉज बिजी, टीचर बिजी था, एक सेंटेंस। दूसरा, बट द स्टूडेंट्स वर साइलेंट, लेकिन बच्चे खामोश थे, बीच में बट लग गया है। बट ने इस सेंटेंस को, बच्चों वाले को और टीचर वाले को मिला दिया है, और दो क्लॉज बन गए हैं, दो क्लॉज जुड़ के एक सेंटेंस बन गया, चूंकि फुल स्टॉप एक है। इसी तरह बट जो है ये कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, शाबाश। तो दीज सेवंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जहां दोनों तरफ सेंटेंस बराबर होता है। अब हम पढ़ रहे हैं जिसके दोनों तरफ सेंटेंस बराबर नहीं होता, यानी कि यूं कह लें, बाप ने अपनी गोदी ऐसा बच्चा उठाया हुआ है जो चल नहीं सकता, जो उसका सबऑर्डिनेट है, जो उस पर डिपेंड करता है, जिसका बाप पे इंसार है, बाप उसका खर्चा उठा रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है बेटे सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो डिपेंड करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? वन इज द इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज। इसके अंदर यानी कि सबऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे मैंने कहा था कि बच्चे को बाप ने उठाया है, तो बाप यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट है? बाप चल सकता है, वो इंडिपेंडेंट है। जिस बच्चे को उठाया है वो डिपेंडेंट है, वो नहीं चल सकता, तो बाप को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेम यहाँ है, एक सेंटेंस ने दूसरा सेंटेंस जब अपनी गोद लिया है ना, तो जो आने वाला है जो बाप पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसे सेंटेंस मैंने कुछ लिखे हैं, और इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इधर तो सिर्फ 7 थे ना, उनका तरीका मैंने आपको बताया, इधर कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर क्लॉजेज भी ज़्यादा हैं। वो ये हैं बेटे, दैट है, विच है, हु की पूरी हु, होम, हुज पूरी फैमिली है, बिकॉज है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हो है, इफ़ है, आफ्टर है, सिंस, और भी कुछ है। मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। इफ़ देखिए इसमें इफ़ भी आता है, तो मैंने जो एग्जाम्पल लिखी मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा, चूँकि चैप्टर लेंथी है। अगर मैं अपने पास से एग्जाम्पल देना शुरू हो जाऊंगा तो काफ़ी बढ़ जाएगी। मैंने पहले इसको शॉर्ट करने के लिए खुद से पहले लिख लिया है, अगर मैं साथ साथ लिखता तो ये डबल हो जाती। तो हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। उसकी एक ही टाइप थी, बस कोऑर्डिनेट क्लॉज एक ही था, दोनों तरफ बराबर। इसके 3 तरह के हैं बेटे, 3 तरह के इसके 3 टाइप्स हैं क्लॉजेज की। किसकी? इंडिपेंडेंट की, सॉरी डिपेंडेंट की।
सबॉर्डिनेट की 3 तरह के हैं। एक उनमें पहला है नाउन क्लॉज। बेटे नाउन क्लॉज क्या होती है? क्लॉज को छोड़े नाउन को याद रखें आप। क्लॉज का मैंने बता दिया जिसमें वर्ब आए और एक सब्जेक्ट आए, वो तो क्लॉज होगी। नाउन क्या है? अब मुझे बताएं इंग्लिश में नाउन का क्या काम है। इंग्लिश में नाउन के 5 काम हैं, एक वीडियो हमारी है, बड़ी डिटेल में है। अब मैं यहाँ 2 की बात कर रहा हूँ। किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है वो नाउन होता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है वो नाउन होता है, किसी लिंकिंग वर्ब का किसी लिंकिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, असल में वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ना शी इज़ अ गुड गर्ल, जो शी है वही गुड गर्ल है, तो इस यहाँ लिंकिंग वर्ब है, वहाँ भी ये काम करता है। फिर ये कभी कभी अब यहाँ काम कर रहा है ये एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। क्या नाउन सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने आपसे कहा है किसी वर्ब को जब तक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसकी मूवमेंट हो ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट हो ना हो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन जो भी हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों नाउन ही बनता है। तो यहाँ देखें नाउन क्लॉज का मतलब क्या है? जो नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसका काम क्या, मैंने सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। अब देखें यहाँ है आई डिड नॉट नो हु स्टोल योर पर्स। कहता मुझे नहीं पता तुम्हारा पर्स किसने चोरी किया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था या मुझे नहीं पता था, हु किसने, स्टोल चुराया, योर पर्स तुम्हारा पर्स, मुझे नहीं पता तुम्हारा पर्स किसने चुराया था। अब यहाँ मुझे बताएं कि आई डिड नॉट नो, आई यहाँ सब्जेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्लॉज में एक वर्ब होता है एक सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट तो है आई काम करने वाला, और नो इसमें वर्ब है, ये नो वर्ब है। मैं ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? वर्ब से क्या का रिप्लाई जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है बेटे। वर्ब से क्या यानी व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो ये नाउन या प्रोनाउन होता है। इसका मतलब मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता, ये सारा कुछ नहीं जानता। ये हु स्टोल योर पर्स, ये सारा ही ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात? अगर ये सारा ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब ये नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता ही नाउन है। अगर ये नाउन है, अगर नाउन होता तो एक वर्ड होता, ये तो एक वर्ड है ही नहीं, ये तो पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस हम नहीं कह सकते क्योंकि इसने गोदी उठाया हुआ है, इसको इसके साथ जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन हु ने जोड़ा हुआ है, लिहाजा ये क्लॉज है बेटे। और कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कैसे पता चला? आई नो, मैं जानता हूँ या नहीं जानता। क्या का जवाब है सारे का सारा ये। तो अगर ये फ्रेज भी हो सकता था, ये क्लॉज भी हो सकता था, ये एक वर्ड भी हो सकता था, लेकिन उसने पूरे का पूरा ये क्लॉज लगा दिया है एज अ नाउन क्लॉज। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? फिर व्हाट का रिप्लाई आ गया। जो जानता हूँ वही तो ऑब्जेक्ट है। मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ मैं सारा, मैं ये जानता हूँ। क्या जानता हूँ? दैट ही इज़ अ गुड स्विमर, कि वो अच्छा तैराक है, मैं ये जानता हूँ। तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। शाबाश। दैट से लेके समर तक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, इसका मतलब ये नाउन है। अगर ये एक वर्ड होता तो नाउन होता, 2 या 2 से ज़्यादा होते तो फ्रेज होते। अगर इसमें वर्ब आ गया, साथ सब्जेक्ट आ गया, देखिए सब्जेक्ट ही तो है, ही इज क्या है? वर्ब है, तो क्लॉज तो बन गई बेटे ये। और जोड़ा किससे हुआ? हु दैट के साथ। दैट क्या है? सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो भी चीज़ जुड़ेगी वो सबॉर्डिनेट ही होगी। जैसा इधर मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो भी जोड़ेंगे वो दोनों बराबर होंगे, वो किसी का कोई मोहताज नहीं होगा। यहाँ मोहताज है। यहाँ देखें आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये आगे हु स्टोल योर पेन, तुम्हारा पेन किसने चुराया। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तुम्हारा पेन किसने चुराया, तो ये बात अधूरी है। इसको बताने के लिए हमें एक और क्लॉज लगानी पड़ेगी कि मैं नहीं जानता। यहाँ है मैं जानता हूँ दैट ही इज़ अ गुड स्विमर, दैट ही इज़ अ गुड स्विमर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पीछे एक फ्रेज लगानी एक क्लॉज लगानी पड़ेगी, वो है आई नो। नेक्स्ट वन है आई सॉ वेयर दे हाइड द कार्ड्स। ये वेयर 2 दफ़ा लिखा गया, इसको क्रॉस कर दें। आई सा, मैंने देखा। देखें बेटे इसमें सा क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। मैंने कहा जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आया तो क्लॉज बन जाती है। ये क्लॉज तो बन गई, आई सा, मैंने देखा। इसके साथ ना इफ़ है, ना दैट है, ना व्हाट है, ना वेयर है, ना व्हेन है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने देखा, बस ख़त्म बात होगी। क्या देखा? वो आगे है वेयर दे हिड द कार्ड, उन्होंने ताश कहाँ छुपाई है।
अब अगली जो कहाँ छुपाई है, कहाँ का रिप्लाई आपको देना पड़ेगा, कहता है मैंने देखी है वो। तो कहाँ जब आ गया है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और इसके अंदर आई सा प्रिंसिपल क्लॉज है, इस दूसरे में आई नो जो प्रिंसिपल क्लॉज है, पहले में आई डिड नॉट नो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसके आगे कंजंक्शन के जो बाद आता है ना बेटे वो होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। कौन सा कंजंक्शन, ये वाले जो लिखे मैंने दैट विच हु, इनके बाद जो क्लॉज आती है वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज। और एक और सेंटेंस देखें, वो है रिलेटिव क्लॉज का। मैंने कहा ना 3 तरह के सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, एक क्या होता है नॉन क्लॉज, दूसरा आ रहा है एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, एडजेक्टिव या रिलेटिव। अब मुझे बताएं एडजेक्टिव का क्या काम होता है। बेटे एडजेक्टिव एक मॉडिफायर है, और एडजेक्टिव के जो काम होते हैं वो होता है किसी नोन को मॉडिफाई करना, किसी नोन की जो है ना वो डिस्क्राइब करना, नोन के वेटेज में फ़र्क डालना, अच्छा कहना, बुरा कहना, छोटा करना, बड़ा करना, ये नोन को मॉडिफाई करता है, नोन को क्वालिफाई करता है कौन, एडजेक्टिव। शाबाश। तो एडजेक्टिव फ्रेज से क्लॉज से मुराद वो क्लॉज है जिसमें वर्ब भी आए और सब्जेक्ट भी आए और वो काम करे एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव यानी नोन को क्वालिफाई करे, नोन को मॉडिफाई करे। हम देखते हैं ऐसा करता है ये। नेक्स्ट है द मैजिशियन, जादूगर ने। जादूगर, द मैजिशियन के बाद ना अगली बात आ गई है हु लिव्स इन माई स्ट्रीट, इनकी जो मेरी गली में रहता है। देखें मैंने मैजिशियन क्या के बात रोक दी है। दी मैजिशियन, वो जादूगर जो मेरी गली में रहता है। आगे वाज शोइंग ट्रिक्स, वो ट्रिक दिखा रहा था। आप इसको छोड़ दें, हु लिव्स इन माई स्ट्रीट, इसको छोड़ दें तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा द मैजिशियन वाज शोइंग ट्रिक्स, मैजिशियन ट्रिक दिखा रहा था। सेंटेंस पूरा हो गया। मैजिशियन वाज शोइंग ये वर्ब है और मैजिशियन नाउन है, सब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा था जब सब्जेक्ट और उसका वर्ब आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। तो ये क्लॉज तो होगी, द मैजिशियन वाज शोइंग ट्रिक्स, ट्रिक दिखा रहा था, बात पूरी होगी, लेकिन नहीं पूरी हुई। आगे बीच में उसने लगा दिया हु लिव्स इन माई स्ट्रीट, जो मेरी गली में रहता है। ये जो मेरी गली में रहता है अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो ये बात इनकम्प्लीट है, अधूरी है। आप कहेंगे जो मेरी गली में रहता है, क्या हुआ उसको भाई। तो अब इसका मतलब ये जो मेरी गली में रहता है, हु लिव्स इन माई स्ट्रीट, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या है, द मैजिशियन वाज शोइंग ट्रिक्स, ये इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी ये इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द मैजिशियन वाज शोइंग ट्रिक्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। शाबाश। प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं इसको। अब डिपेंडेंट कौन सी क्लॉज हुई, हु लिव्स इन माई स्ट्रीट। हु लिव्स इन माई स्ट्रीट ये किसकी बात कर रहा है, हु कौन मेरी गली में रहता है, मैजिशियन। तो मैजिशियन क्या है बेटे, नोन है, तो जो नोन को मॉडिफाई करे वही तो मैं कहता हूँ एडजेक्टिव होता है। और चूंकि ये मैजिशियन को मॉडिफाई कर रहा है और ये एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड होता तो एडजेक्टिव होता, 2 या 2 से ज़्यादा होते तो फ्रेज होते। ये तो क्लॉज आ गई है, वर्ब आ गया, इसके अंदर सब्जेक्ट भी आ गया। देखें वर्ब है ना, लिव्स, ये लिव वर्ब नहीं है, हु सब्जेक्ट है। हु यहाँ सब्जेक्ट है, एज अ नोन काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। लिव्स यहाँ वर्ब है, जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट आ जाए वही तो होता है क्लॉज। तो ये एक अलग क्लॉज है, लेकिन ये क्लॉज काम क्या कर रही है, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का। शाबाश। एडजेक्टिव का दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी है, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि एडजेक्टिव नोन को मॉडिफाई करेगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही पिक्ड अप द बॉल, उसने वो बॉल उठा ली। ही पिक्ड अप द बॉल, उसने बॉल उठा ली। दैट वॉज थ्रोन डिस्टेंटली, जो दूर से फेंकी गई थी। फिर देखें बेटे, उसने वो बॉल उठाई, बॉल इज नाउन। ही उसने पिक्ड अप उठा ली थी बॉल, उस बॉल को उठा लिया। अब अगली बात बॉल के बारे में है, क्योंकि इस पूरे दैट वाज थ्रोन डिस्टेंटली, ये पूरे के पूरा जो क्लॉज है ना, ये बॉल इसका इंसिडेंट है, इससे पहले आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ द ही पिक्ड अप द बॉल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे दैट वाज थ्रोन डिस्टेंटली, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ही पिक्ड अप द बॉल, ये प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है। लेकिन बताया ना, इसने इसको गोदी लिया हुआ है, तो दैट के बाद सारे का सारा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है।
सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और कौन सी क्लॉज है ये? एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों भाई? बॉल के बारे में बता रही है। बॉल, कौन सी बॉल? जो दूर से फेंकी गई थी। बॉल नाउन है, नाउन को मॉडिफाई किया क्या? एडजेक्टिव। और चूंकि ये क्लॉज आई है, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया है, तो ये क्लॉज हो गई है। इससे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। लास्ट है एडवर्बल क्लॉज, या एडवर्ब क्लॉज भी कह लेते हैं। बेटे एडवर्ब के इंग्लिश में जो काम है ना मेन, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। इंग्लिश में दो ही मॉडिफायर हैं, एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नोन को मॉडिफाई करता है और जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ बात हो रही है एडवर्ब की। इसका मतलब एक वर्ड होगा तो एडवर्ब होगा, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 होंगे तो फ्रेज होंगे। अगर उस फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा तो क्लॉज बन जाएगी। हम देखते हैं ऐसा है। द रेन हैड स्टॉप्ड, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। बारिश रुक चुकी थी, ये एक सेंटेंस है, सॉरी क्लॉज, क्योंकि सेंटेंस तो अंदर चला गया ना उसके। ये बारिश रुक चुकी थी, बिफोर इसके साथ लगा है। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर किसके साथ लगा? आई रीच्ड द स्टेशन के साथ। तो बेटे जिसके साथ बिफोर आए, जिसके साथ दैट आए, विच आए, हु आए, बिकॉज आए, व्हेन आए, वेयर आए, वाई आए, हो, इफ, आफ्टर, सिंस आए, ये सारी की सारी होती हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। और जिसके साथ ये ना आए वो होता है मेजर क्लॉज या बड़ी क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। इसमें इफ़ यू कम टू मी, इफ़ लगा हुआ ना, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इफ़ यू कम टू मी, दिस इज सबॉर्डिनेट क्लॉज। और आगे आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ढूंढना तो बड़ा आसान है, जिसके साथ ये कंजंक्शन लगा हुआ वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है। इधर जिसके साथ ये कंजंक्शन लगे हैं दोनों इक्वल हैं, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। फिर अब देखें इसमें बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पर पहुंचने से पहले। अब देखें बिफोर लग गया, बिफोर लगने से ही ये बन गया है एडवर्बल क्लॉज। एडवर्ब मैंने बताया वर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब देखिए कैसे करता है। द रेन हैड स्टॉप, बारिश रुक चुकी थी। कब बारिश रुक चुकी थी? जब मैं वहां पहुंचा। कब? व्हेन। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई जो होता है ना, या वेयर का रिप्लाई जो होता है, या हाउ का रिप्लाई जो होता है, बेटे वो एडवर्ब ही होता है। कहाँ? वर्ब से व्हेन, वेयर और वाई और हो, HOW, हो का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है। अगर एक लफ्ज़ हो तो एडवर्ब है, अगर ज़्यादा है तो फ्रेज है, अगर उसमें वर्ब है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है तो फिर वो क्लॉज है। हम देखते हैं इसमें क्लॉज है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी ना, द रेन हैड स्टॉप, पूरी होगी बात। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे जो इसने उठाया हुआ है गोदी में वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो है यहाँ से बिफोर से आगे। बिफोर आई, आई देखें आई सब्जेक्ट है बेटे, रीच्ड वर्ब है। और मैंने यही तो कहा है, अगर वर्ब भी है सब्जेक्ट भी है तो क्लॉज तो बन गई, ये क्लॉज तो बन गई है। तो अब ये अगर ये क्लॉज बन गई, कौन सी क्लॉज बनी है? सबॉर्डिनेट क्लॉज बनी है। सबॉर्डिनेट क्लॉज में 3 चीज़ें हैं। ये कौन सी क्लॉज बनी है? एडवर्बल क्लॉज बनी है। ये सबॉर्डिनेट भी है, एडवर्बल भी है। ये एडजेक्टिव सबॉर्डिनेट भी थी, एडजेक्टिव भी थी। ये नाउन क्लॉज सबॉर्डिनेट भी थी, नाउन क्लॉज भी थी। इसकी लास्ट एग्जांपल देख के हम इसको बात को ख़त्म करते हैं। अब देखें, शी फेल्ड इन द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हो गई, टेस्ट में फेल होगी बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, उसने प्रॉपरली स्टडी नहीं की थी। अब वो इम्तहान में फेल होगी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये पूरी बात, इसमें कोई वेयर, कोई व्हेन, कोई इसमें जो है ना कंजंक्शन नहीं आया, ये सीधा सीधा सेंटेंस है। शी फेल्ड इन द टेस्ट, वो टेस्ट में फेल हो गई। दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन आगे जिसके साथ बी कॉज लग गया है वो डिपेंडेंट हो गई है। अगर डिपेंडेंट है तो कौन सी डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है एडवर्बल क्लॉज। कैसे मुझे पता चला एडवर्ब है ये? अब देखें, वो फेल होगी, क्यों फेल हुई? वाई, वाई का रिप्लाई जब भी आता है बेटे वो एडवर्ब ही तो होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, वाई का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वर्ब से जब भी आएगा वो एडवर्ब होगा। और वर्ब से जब व्हाट का रिप्लाई आएगा वो सब्जेक्ट होगा, वो यानी कि नाउन होगा। तो ये वर्ब से व्हाट, वाई का रिप्लाई आ रहा है। फेल क्यों हुई? वाई फेल क्यों हुई? ये वजह थी सारी। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी है सबॉर्डिनेट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। और चूंकि ई क्लॉज इसलिए मैंने कहा है, ये देखें इसमें वर्ब है स्टडी, स्टडी वर्ब है, शी सब्जेक्ट है। शी ने स्टडी नहीं की प्रॉपरली। तो अब इसके साथ ही बेटे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थोड़ा लेंथी टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।